हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डकलिंग्स। आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का हिस्ट्री। इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा एक कंटेक्स्ट देती हूँ कि हम एक्जैक्टली इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमको समझना जरूरी है कि जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री को हम 3 डिफरेंट पीरियड्स में स्टडी करते हैं। तो जो आपने क्लास 6 तक हिस्ट्री स्टडी की थी, वो आपने अभी सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री स्टडी की थी। आपने कौन सी हिस्ट्री स्टडी की थी? एंशियंट हिस्ट्री। ये वाला एंशियंट हिस्ट्री आपने स्टडी की थी, यानी कि जो 7th सेंचुरी तक, 7th सेंचुरी तक हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ, वो आपने 6 क्लास तक स्टडी किया था। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी, यानी जो क्लास 7th है उसमें हम 8th सेंचुरी एडी से लेके 18th सेंचुरी एडी। आपको एडी का मतलब पता है ना, एनो डोमिनी, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सो जो हमारा पीरियड है उसको हमने दो टर्म्स में, यानी कि टाइम को हमने कैसे डिफाइन किया है फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जो बिफोर क्राइस्ट है उसको हम बीसी बोलते हैं, और जो आफ्टर क्राइस्ट है, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, उस पीरियड को हम एडी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपने 6 क्लास तक पढ़ा था वो आपका 7th सेंचुरी तक की स्टडी की थी। अब आप सोचेंगे कि कब से लेके 7th सेंचुरी है ना, कब से लेके, तो उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब कि जिस पीरियड की हम हिस्ट्री को स्टडी नहीं कर रहे हैं, यानी हिस्ट्री के पीरियड से भी पहले पीरियड, यानी उससे पहले की हिस्ट्री को हम स्टडी नहीं कर रहे, तो उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके 7th सेंचुरी, ये वाला प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके 7th सेंचुरी, ये वाला जो एज पीरियड था, ये इसको हम बोलते हैं एंशियंट पीरियड। और जो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी है उसको मिडिवल पीरियड बोलते हैं। और 18th सेंचुरी के बाद से लेके अब तक ये सारा आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न पीरियड है। तो ये वाला जो पीरियड अभी चल रहा है 18th सेंचुरी के बाद से हमारा सारा मॉडर्न पीरियड चल रहा है। तो अब आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी वो जब इस हमारे बारे में पढ़ेंगी तो उनके लिए वो हिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन वो कौन से पीरियड की हिस्ट्री? मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री। तो आपको याद होगा जो आपने 6 क्लास तक पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कैसे जो है लोगों ने सिविलाइजेशन शुरू की, कैसे वो सेटल होना शुरू हुए, और कैसे उन्होंने स्टोन टूल्स को यूज करना शुरू कर दिया। तो वो वाली एज जो थी वो स्टोन एज थी। तो 7th सेंचुरी तक की जो एज है उसको एंशियंट पीरियड हम बोलते हैं, वो स्टोन एज है। लेकिन अभी हम जो 7th क्लास में स्टडी करेंगे वो हम 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी करेंगे। यानी कि अगर मैं एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ ईयर्स बोलूं तो 700 सीई से लेके कॉमन एरा से लेके 1750 कॉमन एरा, और इन्हीं 1000 ईयर्स की, ये जो 7 से लेके 1750 के जो बीच के 1000 ईयर्स हैं, यानी ये जो 10 सेंचुरी हैं, विच इज माई 1000 ईयर्स, ठीक है ना, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। कि जिसमें हम, जिसी से आपका चैप्टर का नेम बना हुआ है कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि इन 1000 ईयर्स में, इस मिडिवल पीरियड में 700 सीई से लेके 1750 सीई का जो पीरियड है, इस अंतराल में, इस पीरियड के बीच में, इस मिडिवल पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए, उनको हम ट्रेस करेंगे, यानी कि उनको हम स्टडी करेंगे, उनको हम समझेंगे कि हिस्टोरियंस ने उनके बारे, उस पीरियड के बारे में क्या समझा। उस स्टडी को हम इसमें 7th क्लास में आपकी स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको यही इस वाली स्लाइड में, पर्टिकुलरली ये स्लाइड जो है चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, हिस्ट्री से बहुत बच्चे डरते हैं कि हमें तो याद नहीं हो रही है, या फिर इसमें तो बड़ा रटना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक हिस्टोरियन की तरह सोचेंगे, या फिर इसको भी एक साइंस या मैथ की तरह एक आप सोचिए, ये समझने वाला सब्जेक्ट है, ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको एक बार इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये आपको साइंस की तरह समझ में आने लग जाएगी, और आप अपने आप से आंसर्स लिख के आ सकते हो इसके, राइट। क्योंकि अगर देखा जाए तो है क्या, आपको, आप अभी जो कर रहे हो, ठीक है, वो आगे आने वाली जो जनरेशन होंगी उनके लिए हिस्ट्री है। तो क्या जो अभी आप कर रहे हो वो आपको याद करना पड़ रहा है? नहीं। तो इट इज़ जस्ट कि हम अपने से पहले वाली जनरेशन है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे रहती थी। तो अगर हम एक बार समझ लेंगे कि वो कैसे रहती थी, कैसे चीज़ें डेवलप हुई, तो एक तरह से हमने उस हिस्ट्री को पढ़ लिया, ठीक है ना, और समझ लिया, और समझ के हम उसको लिखाएंगे, राइट। तो ये भी एक साइंस की तरह ही समझने वाला सब्जेक्ट है, हिस्ट्री कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ईयर्स हमें इसमें कहीं कहीं समझ रटने होते हैं, बट लेकिन उसके पीछे भी एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर आप वो ऑर्डर को समझ लेंगे कि अच्छा इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक, ईयर्स इस ईयर से लेके इस ईयर तक, तो वो भी आपको क्रोनोलॉजी में याद रहेगा, तो वो आपको जो है फिर आपको हिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। सो इसीलिए मैंने ये चैप्टर शुरू करने से पहले, बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का,
7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अभी तक जो आपने 6th में पढ़ी थी उसमें और इस हिस्ट्री में अब क्या मेजर चेंज है। तो बेसिकली हमने एक पीरियड शिफ्ट किया है। 6th क्लास तक हम सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पूरा एक पीरियड ही हमने चेंज कर दिया। जिस पीरियड की हम हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं वो पीरियड चेंज हो गया है। और इसके बाद जब आप आगे वाली क्लासेस में जाएंगे तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, इस अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखेंगे तो मैंने इसमें ये भी दिखाया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे डायग्राम को तो मैंने इसमें ये भी दिखाया है कि आगे जाके आप देखेंगे यहाँ पे जो मिडिवल पीरियड है, मेरा 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी का पीरियड है, इसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज माय लेट मिडिवल पीरियड और वन इज माय अर्ली मिडिवल पीरियड। तो जो मेरा ये अर्ली वाला है ये बेसिकली 8th से 13th इसको मैंने अर्ली मिडिवल पीरियड में माना और 13 से 18th को मैंने लेट मिडिवल, यानी कि मिडिवल पीरियड को भी मैंने 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो इसलिए क्योंकि 8th से 13th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट्स हुई थी और 13 से 18th के बीच में जो हुई थी उन डेवलपमेंट्स में भी देयर इज अ मेजर शिफ्ट, इसलिए इसको हमने 2 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया है मिडिवल पीरियड को, अर्ली और लेट मिडिवल पीरियड्स। इसके बाद नीचे के डायग्राम में हमने ये दिखाया है कि इन दोनों पीरियड्स में कौन कौन से किंगडम्स जो हैं, यानी कौन कौन से राज्य जो हैं वो फ्लरिश करने शुरू किए थे, वो इस डायग्राम में आगे पता चल रहे हैं। ये हम जब चैप्टर स्टडी करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ये डायग्राम आपको ओवरऑल बता रहा है कि अर्ली मिडिवल पीरियड में जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत, मुगल और चौहान्स का एम्पायर जो था वो स्ट्रॉन्ग हुआ था। साउथ इंडिया में पांडवास और पल्लवास का हुआ था। और जो अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो वहाँ पे विजयनगर जो किंगडम है वो सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम था। लेकिन लेट मिडिवल पीरियड तक आते आते, ठीक है ना, आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में से ये दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, चौहान सब चले गए और किसका राज्य होने लगा, यानी ये सारे किंगडम्स जो हैं ये किंगडम्स खत्म हो गए या नए राजा आ गए। कौन कौन से? राजपूत और आपके पायाज और पथिराज और प्रतिहार्स और सेनाज, ये जो है नए इंपॉर्टेंट किंगडम्स आ गए। साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पांडवास और पल्लवास की जगह अब पांड्यास और चोलास आ गए हैं। ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू में विजयनगर की जगह चालुक्यास और राष्ट्रकूटास। तो ये नए जो किंगडम्स थे ये डेवलप हुए इन द अर्ली मिडिवल पीरियड एंड इन द लेट मिडिवल पीरियड, एंड दैट इज वाई हमने इन दोनों पीरियड्स को अलग किया है, क्योंकि जो किंगडम्स थी उनकी पूरी वो जो है वो पूरा एक तरह से किंगडम जो है वो चेंज हो गए थे। आपको पता है कि किंगडम्स कैसे चेंज होते हैं, जब जो है राजा जो होते हैं, जो किंग्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर वॉर डिक्लेयर करते हैं और फिर वो वहाँ से जो पुराना किंगडम है वो ख़त्म हो जाता है और जो राजा जीतता है उसका किंगडम वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है ना, तो ये दिस इज हाउ द हिस्ट्री इज स्टडीड। तो मैं चैप्टर के ऊपर आती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपका चैप्टर है इसके अंदर हमारा पूरा फोकस 700 CE से लेके 1750 CE इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, हिस्ट्री पीरियड कैसे रहा, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। क्या इस पीरियड के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, किस तरह के मैप्स जो है इस पीरियड के बारे में मिले हैं हमको, कैसी लैंग्वेजेस थी, कैसे रिलीजन्स थे, किस तरह के सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स डेवलप हुए, रीजनल चेंजेस क्या हुए और पैन रीजनल एम्पायर्स, पूरे रीजन्स में कौन कौन से एम्पायर जो थे वो स्ट्रॉन्ग हुए, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके सिवा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है इस चैप्टर में जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि हिस्टोरियंस को हिस्टोरिकल सोर्सेज के साथ इन चीज़ों को स्टडी करने में क्या क्या तरह की दिक्कतें आई। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर में सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये वाला पीरियड ओवरऑल कैसा था, इसलिए हम ये चीज़ों के एक ओवरव्यू इस चैप्टर में लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसमें ये समझने की स्टूडेंट्स कि जो अगर हम किसी भी जगह की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी जगह की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो उस जगह की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो किस चीज़ से जब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, यानी वो उस जगह की हिस्ट्री वैसी ही क्यों है, वो किसी और की जगह की हिस्ट्री के जैसी क्यों नहीं है। ठीक है, तो हर जगह की हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड क्या चीज़ करती है, उस जगह की जियोग्राफी कैसी है, यानी कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वेदर कैसा रहता है, वहाँ पे सॉइल कैसी है, वहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है, वहाँ पे वाटर बॉडीज़ कितनी हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, यानी कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है उस जगह की,
है ना, यानी कि अर्थ पे वो जहाँ पे लोकेटेड है वो जगह, वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, यही चीज़ एक तरह से पूरी तरह से डिटरमिन करती है, नॉट ओनली इन्फ्लुएंस, यही चीज़ डिटरमिन करती है कि वहाँ की हिस्ट्री कैसी बनेगी, यानी कि वहाँ के लोग किस तरह से रहेंगे। यही सब तो हम हिस्ट्री में स्टडी करते हैं ना, कैसे क्या खाएंगे पिएंगे, क्या ऑक्यूपेशन करेंगे, कैसी जगह पर सेटल करेंगे, ये पूरी जो उनकी हिस्ट्री डेवलप होती है ये मेनली इसी बात से डिटरमिन होती है कि उस जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं। सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिन एरियाज के अंदर लिविंग कंडीशन सूटेबल होंगी, सो एरियाज वेयर द एनवायरनमेंट इज फेवरेबल, वो डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। अब क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो जो लोग ट्रैवल करके दूर दूर से, ठीक है ना, चाहे वो ट्रैवलर्स थे, चाहे वो डिस्कवरी करने के लिए लोग ट्रैवल करते थे या ट्रेड करने के लिए लोग ट्रैवल करते थे, तो जब ट्रैवल करके यहाँ इस जगहों पे आते थे तो काफ़ी लोग उन जगहों में रहना भी शुरू कर देते थे। और अगर ट्रैवल करके आते भी थे तो स्टे पर्पज से ऐसी जगह पे ज़्यादा रुकेंगे जहाँ पे कि ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलेशन है और जोग्राफिकल कंडीशन सूटेबल है फॉर लिविंग। तो इसीलिए जहाँ पे एनवायरनमेंट फेवरेबल है वहाँ ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड है, और फिर वो फॉरनर्स से, जो ट्रैवलर्स हैं, उनके कल्चर से भी वो जगहें जा थोड़ी थोड़ी इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दूर दूर की जगहों से लोग आके वहाँ पे बसने शुरू कर देते हैं क्योंकि कंडीशंस वहाँ पे फेवरेबल है, और जहाँ से जो कोई आता है वो वहाँ का अपना थोड़ा सा कल्चर जो है धीरे धीरे वहाँ पे आना शुरू, कल्चरल एक्सचेंजेस भी होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एज अपोज टू इट अगर आप देखें जहाँ पे अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। सो स्पार्सली का मतलब होता है कि बहुत ही कम पॉपुलेशन है वहाँ पे, और वो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस से भी इफेक्ट नहीं होते बिकॉज वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो वहाँ पे ट्रैवलर्स जो है विजिट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह से वहाँ की हिस्ट्री जो है इन्फ्लुएंस होती है कि अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन सूटेबल हैं तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और आउटसाइड इफेक्ट ज़्यादा है, और वाइस वर्सा अगर नहीं है तो पॉपुलेशन भी कम है और आउटसाइड इफेक्ट भी कम है। ये कॉन्सेप्ट, ये 2 पॉइंट्स में आप इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि हाउ डज द जियोग्राफी इफेक्ट द हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस, तो उस आंसर में आपने यही 2 पॉइंट्स लिखने हैं। आप स्टार्टिंग लाइन इस तरह से लिख सकते हैं कि जियोग्राफी इन्फ्लुएंसेस द, डिटरमिन्स द हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस इन द फॉलोइंग वे, और ये आप 2 पॉइंट्स उसमें लेके आ सकते हैं। एनीवेज जो क्वेश्चन आंसर है आपको पता है, जैसे कि मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, तो क्वेश्चन आंसर्स की एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था मिडिवल पीरियड में वो हुआ था मैप्स। ठीक है, वो क्या था, मैप्स का था, यानी कि इस टाइम पे मैप्स जो है बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, सो आपको ये मैं बताती हूँ कि मिडिवल पीरियड में अरब्स और यूरोपियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। 2 मेन पर्पज थे उनके ट्रैवल करने के लिए, एक तो ट्रेड के लिए और एक न्यू लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए। ये 2 लोग थे जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते थे, अरब्स और यूरोपियंस। ठीक है, तो ये लोग जब इतना ट्रैवल करते थे तो इनको एक्यूरेट डायरेक्शंस पता करने के लिए मैप्स की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने ही मैप्स को बनाने की जो साइंस एंड आर्ट है उसको डिस्कवर किया। ठीक है, ये जो मैप्स बनाने किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या स्केल होता है, ठीक है, कैसे लेजेंड्स बनते हैं, तो वो जो सब चीज़ें हैं वो इन्होंने ही डेवलप करी, अरब्स और यूरोपियंस ने। सो जो ये साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स है इसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी कार्टोग्राफी। सो कार्टोग्राफी क्या है, जो आर्ट ऑफ मेकिंग साइंस है इसी को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। अब क्योंकि ये अरब्स और यूरोपियंस जो थे ये ट्रैवल करके इंडिया भी आए, ये अपने बने हुए मैप्स भी लाए, तो इन्होंने ही धीरे धीरे इंडियंस को ये जो आर्ट है ऑफ मेकिंग मैप्स यानी जो कार्टोग्राफी है वो सिखानी शुरू कर दी। सो दिस इज हाउ द मैप मेकिंग बिकम न्यू डेवलपमेंट इन द मिडिवल पीरियड इन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि जो ट्रैवलर्स आए वो जो अपने संग मैप्स बना के लाए वो धीरे धीरे उन्होंने ये वाली आर्ट इंडियंस को भी सिखानी शुरू कर दी। सो ये एक मेजर डेवलपमेंट है इन द मिडिवल पीरियड। अब आपको चैप्टर में 2 मैप्स दिखाए गए हैं, आपको वही मैप्स मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं। सो एक मैप अगर आप देखोगे, जो फर्स्ट मैप है मैप 1 जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये वाला मैप 1, ये जो मैप है ये आपका बना हुआ है, अरब जियोग्राफर ने बनाया है। ये वाला मैप जो है आपका, ये वाला मैप 1, ये अरब जियोग्राफर अलदृशी ने बनाया है और ये 12th सेंचुरी में बनाया, यानी 1154 में बना हुआ है। लेकिन जो मैप 2 अगर आप देखेंगे जो राइट हैंड साइड पे है, ये 18 सेंचुरी में बना हुआ है 720 में, और इसको फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। अब आप ध्यान से इन दोनों मैप्स को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है,
और देख के आप अपने माइंड में एक पिक्चर इनकी क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसके बाद इन दोनों मैप्स में एक मेजर डिफरेंस बताने वाली हूँ। ठीक है, आपने मैप्स को अच्छे से देख लिया। अभी अगर आपको एग्जैक्टली मैप दिख रहे हैं तो आप देखिए कि ये वाला जो मैप 1 है वो मैप 2 का बिल्कुल अपोजिट है, यानी उल्टा है। यानी आप इसको अगर 180 डिग्री पे घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, तो जो इस मैप में नीचे है वो इस मैप में ऊपर है। सो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये आपका इंडिया का कोस्टल बॉर्डर है ये वाला, और ये आपका श्रीलंका है जो यहाँ पे हमारा आज की डेट में हम यहाँ ऐसे दिखते हैं। ये आपके बाकी के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो यहाँ इन्होंने दिखा रखे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आप देख सकते हैं। सो ये मैप है, लेकिन ये इसको बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, सो ये अलदृशिका और ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर है, ठीक है, इन दोनों के बने हुए मैप्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि दोनों मैप्स जो है सेम ही एरिया को डिपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, विच इज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये दोनों ही मैप इंडियन सबकॉन्टिनेंट को दे रहे हैं, लेकिन दोनों में एक नोटेबल डिफरेंसेस अगर आप देखें। ठीक है, मैप 1 जो है वो 1154 CE में, तो पहला डिफरेंस तो यही है कि जो मैप 1 है वो अरब जियोग्राफर अल-तूसी ने बनाया है, लेकिन जो मैप 2 है वो 18th सेंचुरी में फ्रेंच कार्टोग्राफर गुलाम देसले ने बनाया है। ठीक है, लेकिन मैप 1 में जो नॉर्थ इंडिया और श्रीलंका है उसको टॉप पे दिखाया है, लेकिन मैप 2 में इनकी जो इनकी पोजीशन है वो एक्यूरेट है, फेमिलियर है, जिसको हम जानते हैं विच इज इन द बॉटम ऑफ द मैप। तो वो एक एक्यूरेट और मोर फैमिलियर जो हमारे पास एक हमको पता है इनकी लोकेशन, वो उसको रिप्रेजेंट्स करता है कॉन्टिनेंट में। मैप 2 जो है, यानी जो फ्रेंच कार्टोग्राफर वाला मैप है, वो मैप इस मैप के 600 ईयर्स बाद बनाया। आप देख सकते हैं 12th सेंचुरी में है और ये 18th सेंचुरी में है, तो अराउंड 600 ईयर्स बाद वो बना है। तो इसीलिए ये मोर डिटेल्ड भी है, स्पेशली जो कोस्टल एरिया में अगर आप देखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये यही वाला मैप जो मैप 2 है, बिकॉज वो ज़्यादा डिटेल्ड है, तो जो यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स थे वो इस मैप को जो है यूज़ करते थे फॉर देयर पर्पजेस। ठीक है, अब जो मैप 1 है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो ये है कि जो मैप 1 है, क्योंकि वो अरब जियोग्राफर का बना हुआ है, तो उसमें जो प्लेसेस के नेम्स हैं वो अरबिक में लिखे हुए हैं और उनकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है। लेकिन जो 18th सेंचुरी में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया, उसमें जो नेम्स लिखे हुए हैं इनकी स्पेलिंग्स कुछ अलग हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो मोर डिटेल्ड है मैप 2 में, बिकॉज ऑब्वियसली वो 600 ईयर्स बाद बना है, तो जब तक और इन्फॉर्मेशन जो है उनको मिल गई थी। यहाँ पे मैंने एक टेबलो फॉर्मेट में दोनों को डिफरेंसेस को क्लैरिफाई किया आपके लिए कि जो मैप 1 है वो अल-तूसी ने 12th सेंचुरी में बनाया है, जबकि मैप 2 गुलाम देसले ने 18th सेंचुरी में बनाया है। मैप 1 इज लेस डिटेल्ड बट मैप 2 इज मोर डिटेल्ड। मैप 1 में अरेबिक प्लेस नेम्स हैं, जबकि मैप 2 का कार्टोग्राफी स्टाइल यूरोपियन है। ठीक है, मैप 1 इज लेस एक्यूरेट वेयर इज मैप 2 इज मोर एक्यूरेट, और मैप 1 में लार्जर वर्ल्ड मैप है। और आप मैप 1 देखेंगे तो ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैप का एक पर्टिकुलर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिखाया गया है, लेकिन वो एक लार्जर पिक्चर वर्ल्ड मैप की दिखा रहा है, जबकि मैप 2 जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर ही फोकस करता है। ठीक है, सो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं बिटवीन द टू मैप्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैप्स के केस में ही जो है ये डिफरेंसेस पाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मैप्स। अगर हम देखेंगे तो ओवर पीरियड, ओवर सेंचुरीज, जैसे जैसे समय आगे चलता रहा, सेंचुरीज बीती, 10-10 साल, 20-20 साल, 100 साल, तो जब सेंचुरीज आगे आगे बढ़ती, ऐसे ही ऐसे हमने देखा कि जो एक ही टर्म जो है, एक ही टर्म का मीनिंग चेंज होता चला गया। अगर आज मैं इस टर्म का मीनिंग कुछ बता रही हूँ, तो जैसे जैसे पीरियड्स चेंज हुए, जैसे जैसे सेंचुरीज चेंज हुई, तो उस एक टर्म का जो मीनिंग है वो भी चेंज होता चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही इस चैप्टर में आपको 2 टर्म्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें से एक है हिंदुस्तान और दूसरा है फॉरनर। तो ये 2 टर्म्स के एग्जाम्पल देके आपको ये चीज़ समझाई है कि कैसे टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो भी चेंज हुई ओवर सेंचुरीज। किस किस रिस्पेक्ट में चेंज हुई, नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर एंड वोकेबलरी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। ऑब्वियसली ग्रामर वोकेबलरी चेंज हुई, कुछ चीज़ों की स्पेलिंग ही चेंज हो गई, कुछ चीज़ों का बोलने का तरीका चेंज हो गया, ग्रामर उनका चेंज हो गया, इनफैक्ट कुछ का मीनिंग ऑफ वर्ड्स ही चेंज हो गया। तो उसमें एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वर्ड हिंदुस्तान का। तो अगर हम 13th सेंचुरी में देखते हैं, ठीक है ना, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो 13th सेंचुरी में, ठीक है, जो एक पर्शियन राइटर था मिनहाज सिराज, ठीक है ना, उसने हिंदुस्तान को क्या माना, पंजाब, हरियाणा,
की जगह और गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड्स है, इतने एरिया को उसने क्या बोला कि ये हिंदुस्तान है। तो जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो लैंड्स आती थी, दिल्ली सल्तनत जिसको बोलते थे, उसने उसको बोला कि पॉलिटिकली ये वाला जो जितना भी रीजन दिल्ली सल्तनत क्या आता है पॉलिटिकली, मतलब जैसे हम आज की डेट में पॉलिटिकली अपने पॉलिटिकल मैप बनाते हैं तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की जो बाउंड्रीज थी उतने एरिया को उसने हिंदुस्तान बोला, ठीक है। लेकिन अगर हम 14 सेंचुरी में देखें तो जो अमीर खासुराहो है 14 सेंचुरी में और 16 सेंचुरी में बाबर ने इनको अलग ही तरह से डिफाइन किया। उन्होंने बोला इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग है ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ हिंदुस्तान का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान की ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करना, उसकी फ्लोरा एंड फोना को देखना, वहाँ के लोगों के कल्चर को देखना, उन्होंने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया एज हिंदुस्तान, ठीक है। उन्होंने उसकी कोई बाउंड्री सेट नहीं करी कि कौन सी लैंड्स इसके अंदर कवर हो रही हैं, कौन से एरियाज उसके अंदर कवर हो रहे हैं, ऐसी कोई बात बाबर और अमीर खासराव ने नहीं करी। उन्होंने हिंदुस्तान को कैसे डिस्क्राइब किया, बाय द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लोरा एंड फोना एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स कल्चर, ठीक है, ऑफ द पीपल लिविंग हेयर। वो उस कॉन्टेक्स्ट में बाबर और आमिर खसराओं ने 14th और 16th सेंचुरी में इनको एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न पीरियड में हम हिंदुस्तान से क्या समझते हैं, इंडिया, ठीक है ना। तो आज की डेट में इसका एक पॉलिटिकल मीनिंग भी है इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो आज की डेट में हिंदुस्तान का मतलब है इंडिया, जो कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट है, राइट। सो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक ही टर्म का मतलब जो है ओवर पीरियड्स, जो है ओवर सेंचुरीज जो है वो चेंज हो जाता है। सो आप देख रहे हैं किस तरह से हिस्ट्री चेंज हो जाती है। एक ही टर्म है तो हिस्टोरियंस को, अब आप कोई हिस्टोरियन अगर पढ़ने जा रहा है, ठीक है, या पढ़ रहा है हिस्ट्री को, या हिस्टोरियन एक है वो फाइंड आउट कर रहा है चीज़ें, तो अगर वो कहीं हिंदुस्तान पढ़ लेता है तो वो अपने दिमाग में क्या इमेज बनाए हिंदुस्तान की, वो उसको हरियाणा पंजाब और दिल्ली सल्तनत का एरिया माने, या वो सोचे कि नहीं मुझे सिर्फ इन कंटेक्स्ट ऑफ द कल्चर ऑफ हिंदुस्तान समझना है, या फिर वो सोचे कि इट मीन्स इंडिया। तो ये चीज़ समझने के लिए उस हिस्टोरियन को ये समझना पड़ेगा कि उस वो जो स्टडी कर रहा है वो कौन से पीरियड से रिलेटेड है, वो किस कंटेक्स्ट में अपनी स्टडी को जो है फिगर आउट कर रहा है, वो किस कंटेक्स्ट में अपनी स्टडी कर रहा है, ताकि वो ये समझ पाए कि उसको कौन से पीरियड की का मीनिंग जो है पिक करना है। सो एक ही टर्म को आपने देखा कि डिफरेंट पीरियड्स में उस टर्म का मीनिंग बदल गया है, तो इसीलिए भी हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम हुई स्टडी करने में हिस्ट्री को, जिसको हम आगे क्वेश्चन में कवर करेंगे। क्या पीरियड, क्या प्रॉब्लम्स हिस्टोरियंस ने फेस करी, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में एक पॉइंट ये भी है कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो गए थे। सो देयरफॉर हिस्टोरियंस को ये भी समझ में आया बाद में कि हम अपनी स्टडी करते समय हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हम किस पीरियड की रेफरेंस ले रहे हैं और हम किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब ऐसे ही मैंने आपको बताया कि एक और टर्म है फॉरनर, उसका एग्जांपल आपको चैप्टर में दिया गया है कि अगर हम मिडीवल पीरियड में देखें, ठीक है, तो वहाँ पे फॉरनर का मतलब क्या होता था कि जो भी पर्सन जो है वो स्ट्रेंजर है, पर्टिकुलर गांव का, पर्टिकुलर कस्बे का नहीं है, उस सोसाइटी का नहीं है, तो उसको फॉरनर मान लेते थे। लेकिन आज के डेट में फॉरनर से क्या मतलब है, जो भी बंदा, जो भी आपका इंसान जो है वो इंडियन नहीं है, एनीवन हु इज नॉट एन इंडियन इज कॉल्ड एज फॉरनर। लेकिन पहले के टाइम में फॉरनर किसको बोलते थे, जो उस पर्टिकुलर विलेज का या गांव का या पर्टिकुलर लोकेलिटी का जो बंदा नहीं है, जो उनकी सोसाइटी को, उनके कल्चर को नहीं मानता, उसको वो क्या मान लेते थे, फॉरनर मान लेते थे, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में, वो आता है सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर में कि हिस्टोरियंस ने जब इस पूरी हिस्ट्री को स्टडी किया तो उन्होंने, उनके पास क्या क्या सोर्सेज थे इसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इन पूरे सोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। सो आर्कियोलॉजिकल, आपको पता है आर्कियोलॉजी मतलब जो भी चीज़ें मैंने ज़मीन से खोद करके निकाली हैं, ठीक है ना, वो मेरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में फर्दर क्या क्या बाइफर्केशन आता है, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड आर्टिक्राफ्ट्स, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ये चार जो है वो आपके किसके अंदर आ गए, ये बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस, ये चारों आपके आ गए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। इसके सिवा आगे लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी मतलब जो रीडिंग के सोर्सेज हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास लिटरेचर आ गया। तो लिटरेरी सोर्सेज में अगर आप देखें तो 5 तरह के लिटरेरी सोर्सेज थे। कुछ इनको रिलीजियस लिटरेचर मिला, सेक्युलर लिटरेचर, यानी कि जो सेक्युलर लिटरेचर से क्या मतलब होता है कि जो किंग्स के बारे में लिटरेचर रखा गया, फिर बायोग्राफीज और ट्रेवलॉग्स मिले और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। तो ये सब भी जो थे इनके लिटरेरी सोर्सेज थे। अब जो सेक्युलर लिटरेचर था, मैंने आपको बताया जहाँ पे किंगडम्स के बारे में हम लिखते हैं, उनमें इनको क्रॉनिकल्स मिले और ऑटोबायोग्राफीज मिली।
तो ये वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ स्टडी हैं जो कि हिस्टोरियंस ने पढ़ के या फिर चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी जो ज़मीन से चीज़ें खुदाई में निकली, आर्कियोलॉजी में निकली, उनकी स्टडी करके, जो ये वो सोर्सेज हैं इनको स्टडी करके हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, किस तरह के लोग रहते थे, क्या वो करते थे, कैसे वो खाते थे, कैसा वो पहनते थे, क्या वो ऑक्यूपेशन करते थे, ये सब जो फाइंडिंग्स होती हैं हिस्ट्री की वो इन सोर्सेज के बेस पे की जाती हैं। ठीक है, इसके सिवा अभी इन्हीं चीज़ों की स्टडी करते हुए ये पता चला। अच्छा, ये जो मैंने आपको भी सारे पॉइंट्स बताए, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सब, तो इन सब के बारे में आपको एक एक दो दो लाइंस जो हैं पता होनी चाहिए कि जो कॉइन्स थे वो निकाले जो आपके आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होती थी उसमें से कुछ कॉइन्स निकले थे, तो उनकी स्टडी करके हिस्टोरियंस जो हैं वो पता लगाते थे कि किस किंगडम का जो है वो कॉइन है, कौन सा किंगडम उस समय स्ट्रांग था, वो कॉइन किस किस जगह से मिलता था, उससे पता चलता था कि इस किंगडम का इस किंगडम से कोई ना कोई रिलेशन था, चाहे वो ट्रेड के थ्रू था, तभी तो एक किंगडम का कॉइन दूसरे किंगडम में पहुंचेगा, दैट मीन्स देयर वाज सम लिंक बिटवीन दिस टू किंगडम्स, राइट। तो दिस इज हाउ द हिस्ट्री इज स्टडीड, राइट। ठीक है, इसके बाद इन्हीं हिस्ट्री इसी इसी पर्टिकुलर पीरियड में, और क्योंकि मैंने आपको बताया ना इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इन 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस हुए, ये इसका एक ओवरव्यू है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इन 1000 ईयर्स में टेक्नोलॉजी में भी बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए, और उसमें 4 मेजर इंप्रूवमेंट्स इन्होंने बताए हैं कि एक तो वीविंग, जो स्पिनिंग व्हील होता है जो कि कपड़ा बुनने के काम आता है, उसकी यहाँ उसका इंट्रोडक्शन हुआ। पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन, वो जो हम देखते हैं ना, एक पर्शियन व्हील होता है जिससे इरिगेशन होती है, जिसमें एक बुल को बांध देते हैं, वो घूमता रहता है एक ट्रैक पे, है ना, तो पानी गिरता रहता है। फिर फायर आर्म्स, ठीक है, लड़ाइयों में यूज होने शुरू हो गए, और नए तरह के खाने पीने आ गए, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी। अगर आप याद करेंगे तो 6 क्लास तक हम जो क्रॉप्स पढ़ते थे जिनकी कल्टीवेशन होती थी, उसमें क्या था, मेनली सीरियल थे, बार्ले, मेज, है ना, ये सब हमने इसमें स्टडी करे थे। अब आप देखें सब्जियां आ गई हैं, कॉर्न, चिलीज, ठीक है ना, टी, कॉफ़ी आ गया है, which are not only cash crops, which are not only crops for consumption, which are also cash crops। तो आप देखिए कि नई तरह की वेजिटेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है मिडिवल पीरियड में। ठीक है, अब क्योंकि नई तरह की वेजिटेशन स्टार्ट हो गई है, तो इसी से एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि एक विलेजर्स का, एक फार्मर्स का, जिस फार्मर्स को हम बोलते हैं पीजेंट्स, तो फार्मर्स का एक नया ग्रुप जो है वो एमर्ज हुआ, यानी कि जो फार्मर्स का जो कम्युनिटी थी उस वो भी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो एंशियंट पीरियड में प्रोड्यूसर जो थे, वो जो खाना बना जो प्रोड्यूस करते थे, फार्मर्स थे, दे वर नॉट अ वेरी गुड, दे वर नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, दे वर जस्ट एक्सप्लॉइटेड टू डू फार्मिंग ऑन द लैंड्स ऑफ सम पीपल हु हैड द लैंड्स। तो हमने एक जमींदारी सिस्टम पढ़ा था, जमींदार होता था और वो अपनी लैंड्स आगे दे देता था, फार्मर्स उसको उसके ऊपर फार्मिंग करते थे। सो दे वर नॉट इन अ वेरी कंडीशन, लेकिन इन क्रॉप्स, जो नई तरह की क्रॉप्स आई, ठीक है, उनसे जो फार्मर्स की कम्युनिटी है उसको भी काफ़ी स्ट्रेंथ मिली। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब ये फार्मिंग करते थे, ठीक है, तो इनको अपना सामान जो है, क्योंकि डेवलपमेंट ओवरऑल हो रही थी, तो मार्केट्स में, मोनेस्ट्रीज में, प्रीस्ट्स को, चीफ्टेंस मतलब जो राजा होते थे, राजा के मुख्य लोग होते थे, मंदिरों में, वहाँ इनको अपना सामान, क्योंकि ये चीज़ें नई नई चीज़ें प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, तो ये सामान दूर दूर तक जाता था इनका प्रोडक्शन किया हुआ, तो इनको भी एक स्ट्रेंथ मिली, इनके पास भी पैसा आया हाथ में। ठीक है, इनकी चीज़ों की डिमांड, इट्स अ सिंपल रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो इनकी प्रोड्यूस की चीज़ों की डिमांड बढ़ी, तो जब इनके प्रोड्यूस की चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी भी डिमांड बढ़ेगी ना, तो इनको भी एक स्ट्रेंथ मिली, इनका जो ग्रुप है वो बड़ा हुआ फार्मर्स का, और लोग फार्मिंग करने शुरू कर दिए। ठीक है ना, तो और फिर इनको टैक्सेस भी पे करने लग गए। इट इज़ वेरी सिंपल कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो टैक्सेस पे करने लगे, तो नाउ फार्मर्स भी उस ग्रुप में आ गए जहाँ इनको भी टैक्स पे करने पड़ते थे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो पीजेंट्स का ग्रुप था, जो फार्मर का ग्रुप था, वो भी इस पर्टिकुलर पीरियड में, मिडिवल पीरियड में, उसको भी एक स्ट्रेंथ मिली और वो भी एमर्ज हुआ एज अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप इन द सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो मिडिवल पीरियड है उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि जातीज एमर्ज होनी शुरू हो गई। सो जातीज मतलब होती हैं जैसे जो आज के टाइम में हम मॉडर्न पीरियड में जिसको हम क्या समझते हैं, सब कास्ट।
ठीक है ना, कि जैसे हमें पता है कि शर्मा है, गुप्ता है, ये है वो है, सो मेन क्या है, अग्रवाल्स होते हैं, तो अग्रवाल्स के अंदर गुप्ता आ जाते हैं, गर्ग आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। तो जो हम अपने सरनेम से एक तरह से लगाते हैं, ठीक है, सब कास्ट हम जिनको बोलते हैं, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज के डेट में डेवलप होते 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 सरनेम्स पे आ गया। बट जिस समय ये डेवलप हुआ था तो ये जातीज इनको बोला जाता था। तो जातीज वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका, ठीक है ना, इससे पहले एशियन पीरियड तक तो क्या ही था, सभी बस रह रहे थे। ऐसा तो नहीं था ना कि भैया तुम कौन सी जाति के हो, तुम कौन सी जाति के हो, वो सब सिस्टम एशियन पीरियड तक नहीं था। सब रह रहे हैं, स्टोन एज चल रही है, कुछ कुछ प्रोडक्शन हो रही है क्रॉप्स की, अब बाकी हंटिंग और गैदरिंग हो रही है, राइट। अब यहाँ पे जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होनी शुरू हो गई तो जातीज डेवलप होनी शुरू हो गई। और किस बेसिस पे होती थी जातीज डेवलप, कि किसी का क्या बैकग्राउंड है, उसके वो क्या किस तरह का काम करते हैं। तो जो लोग थोड़े लोअर काम करते थे, कूड़ा उठाने वाला और सीवेज उठाने वाला, या फिर सफाई वाला काम कर रहे हैं, या फिर एक ग्रुप है जो खाली आयरन मेटल जो है मेटल को का काम कर रहा है, सुनार लोहार वाली कम्युनिटी है। तो बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन क्या, और फिर रिसोर्सेज कि उनके पास क्या क्या है, उनके पास क्या है, वो अमीर हैं, गरीब हैं, उनके पास लैंड्स हैं कि नहीं हैं, उनके पास क्या क्या सामान है, ठीक है, उस बेसिस पे। तो ये कुछ बेसिस हैं कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो किस तरह काम करते हैं, कितने रिसोर्सेज उनके पास हैं, उन सब चीज़ों के बेसिस पे, ठीक है ना, जातीज का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ और लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जातीज में बांट दिया गया, ठीक है। और इन इन जातीज का पूरा, ये जो जातीज का जो रूल था, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये ऐसा नहीं था कि ये किसी के हाथ में नहीं था, या इट वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इट। सारे को जो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के संग चलाया जाता था। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन एनफोर्स करता था, कौन चलाता था, जो उस जाति के एल्डर्स होते थे, जिसको जाति पंचायत बोलते थे, ठीक है ना। तो जाति के लिए भी जाति पंचायत बनाई गई, जाति पंचायत में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है डिस्कस होते थे, डिसाइड होते थे, एनफोर्स होते थे, इम्प्लीमेंट होते थे, ठीक है ना। और इनके जो पूरे गांव को वो रूल्स जो हैं जाति वाले फॉलो करने होते थे। और जो बहुत सारे जो इस जाति जो उसका विलेज पर जो ये आपका जाति पंचायत है, इनके जो लीडर्स होते थे उनको चीफ्टेंस बोलते थे। चीफ्टेंस, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है चीफ्टेंस, ये बोलते थे। और एक चीफ्टेन के अंदर काफ़ी सारे विलेजेस आ रहे होते थे, ठीक है ना। तो एक चीफ्टेन के अंदर काफ़ी सारे विलेजेस आ रहे होते थे, और वो सब विलेजेस के अंदर उसका वो वाली जाति पंचायत का रूल जो है वो एप्लीकेबल हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो जाति का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आके आपका इम्प्लीमेंट हो गया था। मिडिवल पीरियड में जाति का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, और ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रहा था, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुई। मैंने आपको बताया कि मिडिवल पीरियड में किंगडम्स की उलट पलट बहुत हुई है, यानी कि कोई किंगडम जीता, कोई किंगडम हारा। पहले किसी किंगडम का राज्य था, का राज था, फिर उसके राजा हार गए किसी दूसरे राजाओं से। तो ऐसे करके ओवर सेंचुरीज जो है किंगडम्स भी चेंज होते चले गए, ठीक है। तो हमने इसमें आपको ये पूरे जो पॉइंट्स हैं इसमें मैं आपको पूरा फ्लो बताऊंगी कि जो लेटर मिडिवल पीरियड है, यानी कि जो 13 सेंचुरी से 18 सेंचुरी का पीरियड था, उसमें मुस्लिम डायनेस्टीज ज़्यादा है। डायनेस्टी का मतलब हमने सिक्स क्लास में पढ़ा था, यानी कि जिसमें कि राजा का बेटा ही राजा बनता है राजा के बाद। तो ये मतलब एक तरह से आप देखो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वही लोग राजा बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होता था, ठीक है। तो जो मुस्लिम डायनेस्टीज थी वो पावरफुल थी लेटर मिडिवल पीरियड में। तो मुस्लिम डायनेस्टी में कौन थे, खलजीज, तुगलुक्स और मुगल्स, ये तीन मुस्लिम डायनेस्टीज थी। खल खलजी खल खलजीज, तुगलुक्स और मुगल्स, ये तीन मुस्लिम डायनेस्टी जो थी ये काफ़ी पावरफुल थी लेटर मिडिवल पीरियड में, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेटर मतलब 13 सेंचुरी, तो जो आपका खलजीज जो आपकी डायनेस्टी है उसका जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है ना। आप अलाउद्दीन खिलजी को सब जानते होंगे ना, सबने पद्मावती देखी है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था। दिल्ली सल्तनत का एरिया मैंने आपको बताया था, यानी हरियाणा, पंजाब, यमुना गंगा की लैंड्स के बीच का एरिया। तो ये जितना भी सारे, तो पूरी दिल्ली सल्तनत को अलाउद्दीन, जिसको उस समय का हिंदुस्तान कहा जाता था, राइट। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस पर रूल करता था 13 सेंचुरी से लेके 1266 से लेके 1286 तक, यानी कि 13 सेंचुरी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली सल्तनत पे पूरा रूल था, ठीक है। फिर 18 सेंचुरी तक आते आते फिर उसके बाद खिलजी जो है वो तुगलुक से आ रहे, तुगलुक जो है वो मुगल से आ रहे। तो 18 सेंचुरी तक आते आते मुगल एम्पायर आ गया था, ठीक है ना। और 18 सेंचुरी के बाद में मुगल एम्पायर जो है वो भी
डिक्लाइन हो गया, नहीं मुगल एम्पायर भी खत्म हो गया, वो वाला एम्पायर भी पूरा खत्म हो गया, ठीक है। और फिर से जो रीजनल स्टेट्स थे, यानी कि जो हर हर पर्टिकुलर रीजन ने अपना अपना जो करेक्टर है वो उन्होंने दिखाना शुरू किया। हर रीजन अपने आप इंडिपेंडेंटली इमर्ज हुआ। जब मुगल एम्पायर खत्म हुआ 18th सेंचुरी में, क्योंकि मैंने आपको बताया 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक मिडिवल पीरियड है, ठीक है। लेटर मिडिवल पीरियड में 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक है। 13th सेंचुरी में खिलजी डायनेस्टी चल रही थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी दिल्ली सल्तनत यानी हिंदुस्तान पे राज कर रखा था। उसके बाद तुगलुक्स आए, उसके बाद मुगल्स आए। 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते मुगल एम्पायर भी पूरा खत्म हो गया। तो अब कोई एम्पायर नहीं था। अब सब रीजन्स ने, सब रीजनल स्टेट्स ने अपना अपना जो है अमर्ज करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि उनके अंदर इतने सालों से वो मुस्लिम डायनेस्टीज चल रही थी, चाहे वो खिलजी हुई, फिर तुगलक हुए, फिर मुगल हुए, तो कुछ कुछ इम्पैक्ट उनके अंदर उन डायनेस्टीज का, उन एम्पायर्स का वो उनके अंदर रहा, ठीक है। तो इसी बीच में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स आए, जैसे मराठा, सिख्स, जार्स, अहम्स, कायस्थ, ये जो हैं सोशल ग्रुप जो हैं, ये भी इस पीरियड के अंदर इमर्ज हुए, ठीक है। जो अगर मैं बात करूं अर्ली मिडिवल पीरियड की, ये मैंने आपको लेट मिडिवल पीरियड के बारे में बताया, तो ये जो फर्स्ट से लेके फोर्थ पॉइंट है, अगर आप देखें हम लेट मिडिवल पीरियड डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे, उन किंगडम्स में आपस में बड़े कॉन्फ्लिक्ट थे। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हमने अभी पीछे स्लाइड में देखा था कि नॉर्थ इंडिया में अलग किंगडम्स थे और साउथ इंडिया में अलग किंगडम्स थे, तो उनके बीच में काफ़ी झगड़े रहते थे। इसीलिए नॉर्थ साउथ इंडिया के जो किंगडम्स हैं, उनके आपस के लड़ाई झगड़े में ही जो है वो किंगडम्स बहुत बार, कभी कोई किंगडम राइज हुआ, कभी कोई किंगडम राइज हुआ, तो उनका राइज एंड फॉल जो है किंगडम्स का चलता रहता था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने देखा कि ये रीजन्स को पैन रीजनल, मतलब पूरे पैन रीजनल से मेरा मतलब ये है पूरे रीजन में, ज्योग्राफिकल एरिया में ये जो किंगडम्स का राइज एंड फॉल है, ये पूरा 700 सेंचुरी से लेके 750 सेंचुरी तक चलता रहा, ठीक है। राइज एंड फॉल बेस्ड ऑन द वॉर्स होती थी, फिर किंगडम्स का राइज एंड फॉल होता था, और हर बार जब भी कोई राइज या फॉल हुआ, कोई नया किंगडम आया, तो गवर्नेंस में, इकोनॉमी में, कल्चर में, लैंग्वेज में, ये सब चीज़ें जो हैं नई नई तरह की इमर्ज हुई, ठीक है। चेंजेस आए इनमें, शेयर्ड हुआ, यानी कि कोई नया कल्चर आया तो वो भी वहाँ पे आके पुराने कल्चर के संग मिक्स हुआ, तो वो एक शेयरिंग हुई कल्चर्स की, रिलीजन्स की, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरा पीरियड जो है मिडिवल पीरियड, उसमें कोई भी एम्पायर ऐसा नहीं था कि जो पूरी तरह से स्टेबल या सक्सेसफुल रहा, ठीक है ना। कोई भी एम्पायर, तो नॉट ऑल एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल एंड सक्सेसफुल, तो सारे ही एम्पायर ऐसा नहीं था कि बराबर सक्सेसफुल थे या बराबर स्टेबल थे, कोई ज़्यादा टाइम रुका, कोई कम टाइम रुका। लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते जो मुगल एम्पायर था, जो वहाँ का लास्ट एम्पायर था, वो भी पूरा ख़त्म हो गया था, और फिर रीजनल स्टेट्स ने अपना जो है एमर्ज करना शुरू कर दिया था। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अगर हम रिलीजियस फ्रंट्स पे देखें तो इन 1000 ईयर्स में क्या डेवलपमेंट्स हुई कि नए नए तरह के भगवान जो थे, नए भगवानों की पूजा होनी शुरू हो गई, ठीक है। हिंदू सोसाइटी का में नए नए लोग आने शुरू, ग्रुप जो है जुड़ने शुरू हो गए, जैसे कुछ ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो फॉरेस्ट के ग्रुप्स होते हैं, नहीं फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं, वो आके हिंदू सोसाइटी में जुड़ने शुरू हो गए, ठीक है। इस पीरियड में जो है बहुत जो मुस्लिम डायनेस्टीज के क्योंकि रूलर्स थे, हमने देखा कि मुस्लिम डायनेस्टी के, तो मुस्लिम डायनेस्टी के होने के लिए काफ़ी सारे जो है बहुत तरह के जो है नए नए टेम्पल्स जो है वो जो है कंस्ट्रक्शन हुआ, टेम्पल्स का, मुस्लिम टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है ना, जो हिंदू रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है। और ब्राह्मण्स की जो है इम्पॉर्टेंस इस पीरियड में बहुत बढ़ गई, क्योंकि जब पूजा पाठ शुरू हुआ तो ब्राह्मण्स को, क्योंकि संस्कृत की नॉलेज थी तो उनको मंत्र उच्चारण वगैरह आता था, तो उसकी वजह से ब्राह्मण्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत बढ़ गई थी, और भक्ति मूवमेंट इस पीरियड में स्टार्ट हो गया था। तो भक्ति मूवमेंट बेसिकली ये था कि लेटर ऑन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम किसी को भी उसकी जाति के बेस पे, जस्ट बिकॉज कि उसको ब्राह्मण है या फिर उसको संस्कृत आती है, इस बेसिस पे किसी को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना जा सकता है। हर इंसान को उसकी भक्ति के बेस पे, कि वो कितना भगवान के संग उसकी भक्ति है, उसके बेस पे उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, और उसके बेस पे हम ये जज कर सकते हैं कि कोई इंसान भगवान के
को कितना मतलब भगवान की पूजा करता है या नहीं करता, वो भक्ति के बेस पर डिसाइड होना चाहिए, द लिंक बिटवीन द पर्सन एंड द गॉड, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी जाति के बेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस टाइम पे मुस्लिम जो है डिनेस्टीज जो थी, मुस्लिम एम्पायर जो था वो स्ट्रांग था, तो धीरे धीरे करके जो इस्लाम रिलीजन है वो भी सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया पहले हिंदू लोग थे, तो हिंदू सोसाइटी में, ठीक है ना, आपको याद होगा आपने एंशिएंट इंडिया जो पढ़ी है, एंशिएंट पीरियड जो पढ़ा है, उसमें हमने गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी है, ठीक है। तो एंशिएंट पीरियड तक गुप्ता डायनेस्टी चल रही थी, यानी कि हिंदू की डायनेस्टी चल रही थी, तो हिंदू टेम्पल्स बन रहे थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि मिडिवल पीरियड में मुस्लिम एम्पायर आया है, वो स्ट्रांग रहा है, मुगल्स, खिलजीज, तुगलुक्स, ये सब मुस्लिम है, तो इस पीरियड में इस्लाम जो है वो एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रिलीजन बन के ऊपर आया, और काफ़ी सारे रूलर्स जो थे वो उन्होंने इस्लाम को धर्म माना, अपना धर्म मान लिया उन्होंने, ठीक है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस आए, ठीक है, जो हिस्टोरियंस ब्रिटिश हिस्टोरियंस आए, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को, ठीक है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन का नाम है जेम्स मिल, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को इरिस्पेक्टिव की रिलीजियस पीरियड्स के बेस पे डिवाइड करा, और वहाँ के ट्रेडिशंस को, रिलीजियस ट्रेडिशंस को फोकस करते हुए उन्होंने वहाँ पे इंडिया की ये जो पीरियड्स हैं, जिसको हम एंशिएंट इंडिया पीरियड, और मैंने आपको 3 पीरियड्स बताए, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको एक नया अलग नाम दिया, जो कि वहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉलो होने वाले रिलीजन्स के बेसिस पे उन्होंने इस पीरियड को डिवाइड किया। तो जो एंशिएंट इंडिया था, मैंने आपको बताया उस समय गुप्ता डायनेस्टी थी, राइट, तो वो डायनेस्टी जो थी वो उसमें हिंदू पीरियड चल रहा था, यानी हिंदुइज्म, हिंदू जो है वो हिंदुइज्म जो था वो एक इंपॉर्टेंट रिलीजन चल रहा था। तो एंशिएंट इंडिया जिसको हम बोलते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने उसको हिंदू पीरियड बोला। मिडिवल पीरियड में क्योंकि मुस्लिम एम्पायर इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने इसको इस्लामिक पीरियड बोला, यानी उन्होंने भी बाइफर्केशन किया, लेकिन उन्होंने जो पीरियड्स का नाम रखे वो उन्होंने रिलीजन कौन से फॉलो होते थे उस पर्टिकुलर पीरियड में, उसके बेस पे बाइफर्केशन किया। और जो मॉडर्न इंडिया हम बोलते हैं, मॉडर्न पीरियड है, उन्होंने उसको ब्रिटिश पीरियड बोला, ठीक है, यानी कि कॉलोनियल पीरियड, क्योंकि उसके बाद तो ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए थे ना, उन्होंने वहाँ पे राज कर लिया था, है ना, इंडिया बिकेम डिपेंडेंट, तो वो पीरियड जो है उसको उन्होंने ब्रिटिश पीरियड बोला, ठीक है। सो ये पूरा चैप्टर है स्टूडेंट्स, चैप्टर में हमने ओवरऑल यही स्टडी किया है कि कैसे इन 1000 ईयर्स में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या क्या मेजर इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, ये सिर्फ हमने अभी ओवरव्यू में पढ़ा है। तो जब आपके आगे के चैप्टर्स आएंगे उनमें आप इन्हीं को फर्दर और डिटेल में स्टडी करोगे। ये चैप्टर आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि किस तरह से ये मिडिवल पीरियड में क्या क्या नई नई चीज़ें हुई हैं अलग अलग एरियाज में, चाहे वो पॉलिटिकली हो गया, चाहे वो रिलीजियसली हो गया, चाहे वो मैप्स की कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट्स आपको इसमें कैसे एम्पायर्स, किंगडम्स जो हैं वो राइज एंड ग्रो करे, राइज एंड फॉल करे, वो इसमें हमने इस चैप्टर में समझा है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हीं टॉपिक्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे, और इसकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो सेपरेट है जो मैंने इस डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी है, तो आप वहाँ से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी रेफर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी हिस्ट्री की जो क्लैरिटी है, हिस्ट्री को समझने का जो आपका एक नज़रिया है वो आपका और अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और उसके बाद आपको हिस्ट्री जो है वो बोरिंग और डराने वाली नहीं लगेगी, राइट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू so much, and please subscribe to my channel, like it and share it with all your friends. Thank you so much.